सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या महिला आरक्षण को नंबर गेम में फंसाकर आपने बीजेपी को एक सियासी हथियार दे दिया है, जो जिसका इस्तेमाल और जिसका असर हम सड़कों पर देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि परिसीमन को उसमें शामिल करके महिला आरक्षण बिल को उसके साथ स्यू इन करके भारतीय जनता पार्टी उसको हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी। आधी आबादी के हितों की आड़ में अपनी सत्ता की स्वार्थ को सिद्ध करने के प्रयास में है। राहुल जी ने 2018 में पत्र लिखा था कि महिला आरक्षण बिल 19 के चुनाव से पहले लागू किया जाए, और अभी भी कल उन्होंने कहा कि 2023 वाला फॉर्मेट भी अगर लागू करते हैं और जो 543 संसद में लोग बैठते हैं उस पर 50% लागू करते हैं, संपूर्ण विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन पावर स्ट्रक्चर या डायनामिक्स को डिस्टर्ब करके बगैर डीलिमिटेशन के और बिना जातीय जनगणना के अगर अपने हितों को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष का सबसे मजबूत कदम है। आपको एक बात बताऊं, अभी मैं देश की अलग अलग महिलाओं की बातें सुन रही थी, क्योंकि आज देश की महिलाओं की बातें जो है कई जगहों से सामने आई। उसमें महिलाएं पता है क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, महिलाओं के आरक्षण को रोका है। आप जो बातें कह रही है हो सकता है उसकी टेक्निकल पहलू हो जिसे आप अपनी तरह से सामने रख रही हैं, लेकिन सरकार ने जो बात सामने रखी है वो सीधे सीधे ये कि महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए बहुत जरूरी था कि ये सारे फैसले लिए जाए, ये सारे बिल सदन से पास हो। ऐसे में जो देश की महिलाएं हैं उनको अभी यही लग रहा है कि विपक्ष ने उनका हक मारा है। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, देश की महिलाएं बहुत सजग हैं। उन्होंने हाथरस में भी देखा, सेंगर को भी देखा, खिलाड़ियों की दुर्दशा भी देखी, मणिपुर में जिसको निर्मस्त घुमाया उसको भी देखा, कानपुर का शेल्टर होम भी देखा, और भी देश में हजारों वारदातें हैं। मुझे प्रज्वल रमन्ना या और अन्य तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया है, ये तो बिल बहुत पहले लागू हो गया होता। ये तो यूपीए की सरकार में भी हुआ, और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने कराची सम्मेलन में की CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात का एक फॉर्मेट पूरा रखा कि तो पीएम तो कह रहे थे कि क्रेडिट ले जाइए आप, अगर परेशानी आपको क्रेडिट की है तो क्रेडिट ले जाइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्रेडिट की परेशानी नहीं है, तो आप इस बात का जिक्र ना करती। नहीं, क्यों भाई? परिसीमन, भाई डीलिटरेशन और इस समय जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण विषय है। आप देश की भोली भाली महिलाओं को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से जो नैरेटिव, जो परसेप्शन जनता के सामने फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना तो उसको विपक्ष और आपने सिर्फ एक चलिए अनिला जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बात का जवाब अनिला जी से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगी। अनिला जी। मेरी सभी को राम राम। देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा है महिलाओं का कि भाई उनका प्रतिनिधित्व जो है वो पार्लियामेंट में, असेंबली में बढ़े और पुख्ता रूप से बढ़े और गारंटी के साथ बढ़े, ये संघर्ष तो 1917 से चल रहा है। 1917 में वुमेन इंडियंस एसोसिएशन था एक, जिसमें कि सरोजनी नायडू जी थी, एनी बेसेंट थी, इस प्रकार की जो बहुत प्रोग्रेसिव महिलाएं थी वो थी, और उन्होंने इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, परंतु सुनवाई नहीं हुई। फिर 1924 और 25 में सरोजनी नायडू जी ने फिर इस बात को रखा कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर शुचि जी जैसी, नेहा जी जैसी, प्रियंका गांधी जी जैसी फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट महिला नेता आई थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, महिलाओं को क्यों अलग से रिप्रेजेंटेशन, क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, हम कोई कम है, दुनिया भर की बातें उन्होंने वहां पे टांग अड़ा दी, और उस वक्त भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, बारंबार हर चैनल पे अनेकों डिबेट्स में ये सारे के सारे तथ्य सामने आ गए हैं। मुझे यहाँ दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी कि किस प्रकार से अभी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, इन लोगों ने, या मैं कहूँ इनके साथियों ने मिलकर 3 दशक के, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, 27 साल इसको लटकाया रखा। 2023 में मैं ये कहूंगी कि भारतीय नारियों को एक विश्वास हुआ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और उन्होंने नारी वंदन अधिनियम लाकर एक एक्ट बना दिया और एक पुख्ता कर दिया कि नहीं, आपका गारंटेड रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ। ये जो बिल कल जो पार्लियामेंट में गिरा है, इसका ये उत्सव मना रहे हैं, इसकी ये खुशी मना रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि कितना दुर्भाग्य है कि प्रियंका गांधी जो स्वयं उनका तो आरक्षण है कि 2023 में जब बिल पास हो गया, फिर 30 महीने में संशोधन का मकसद क्या है? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, आप क्यों नहीं मौजूदा स्थिति में ही इसे लागू कर देते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने श्वेता जी। ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने 3 दशक तक 543 में
रिजर्वेशन ना मिले महिलाओं को, क्या क्या टिप्पणी नहीं की गई। हाँ, किसी ने ये बोला परकटी, किसी ने कहा कि लड़कों को सीटियां बजाने का मौका मिल जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग किया था, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि 543 में रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते थे। दिक्कत इसी बात की नेहा जी। नेहा जी से मैं सवाल लेती हूँ। नेहा जी, मुझे एक बात बताइए, महिलाओं का इंतजार और लंबा खिंच गया, भले ही तकनीकी पहलू पर आपको लगता है कि आप लोगों ने जीत हासिल की है, लेकिन जरा सोचिए, एक महिला होने के नाते, आप भूल जाइए आप किस पार्टी से हैं, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या हूँ, जितनी भी हमारी पैनलिस्ट बनी है, हम सब ये याद रखें, हम सिर्फ एक महिला है। महिलाओं का अधिकार उनसे और ज्यादा दूर हो गया और आप सेलिब्रेट कर रही हैं। नेहा, देखिए, मैं तो चाहती हूँ श्वेता जी आप भी सदन तक पहुंचे। इसकी प्रक्रिया समक्ष विपक्षी दल चाहते हैं कि आम परिवार से आने वाली महिला, गरीब तबके से आने वाली महिला, शोषित वंचित महिला, वो भी सदन तक पहुंचे, उनका प्रतिनिधित्व हो, इसकी परिकल्पना तमाम विपक्षी दल चाहते हैं। उन दलों की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि ओबीसी को रिजर्वेशन कोटा विदिन कोटा दिया जाए, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाए, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए। तो मुझे ये नहीं समझ में, एक मिनट श्वेता जी, पहले मेरी बात, पहले एक मिनट श्वेता जी, क्यों ना देखें, क्यों ना देखें? जो आप टीवी चैनल पर बैठ कर के डिबेट करा रही हैं और एक को गरीब महिला को कभी टीवी चैनल पर बैठने का सपना नहीं देखती, तो आपकी और उसकी बराबरी कैसे हो जाएगी? नहीं, पहले नहीं, महिला होने के नाते ही तो कह रहे हैं कि हमें जो भूखा है उसको खाने की प्लेट देंगे, आपकी जिसका पेट भरा हुआ है उसको खाने की प्लेट देंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा कहा, जो पिछड़ी दमित शोषित महिलाएं हैं, अब जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगी तब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय महिलाओं के साथ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने 100 में से 60% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही। लेकिन आज की जो सरकार है उसकी मंशा साफ नहीं है। तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के साथ हैं। 2023 में सबने सहमति से आरक्षण को पास कराया, लेकिन आज जब इसको दूसरे तरीके से परसीमन के बहाने से लाया जा रहा है, तब विपक्षी दलों ने नकार दिया, तो पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ आपकी मंशा साफ है, तो आप पहले ऐसे ही क्यों नहीं लागू करते? डॉक्टर अनुप्रिया यादव, मंशा साफ है, आप ऐसे ही लागू क्यों नहीं करते? ऐसे ही लागू क्यों नहीं करते? जनगणना पहले कराइए, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद होगा, और नहीं तो अभी मौजूदा डॉक्टर अनुप्रिया यादव जवाब देंगे। पूछिए, श्वेता जी, कल डॉक्टर अनुप्रिया यादव बना दिया गया। श्वेता जी, कल देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कितनी महिलाएं विपक्ष का, मैं बोलूं, नेहा यादव, उनको बोलने दीजिए, आपका सवाल समझ लिया हमने, बताइए डॉक्टर अनुप्रिया। श्वेता जी, कल देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में विपक्ष बेनकाब हुआ, और कल विपक्ष की जीत जरूर हुई है, लेकिन देश की आधी आबादी की हार हुई है, जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, और यह बिल कोई पहली बार बिल पेश नहीं किया गया है श्वेता जी, कई बार पेश किया गया, और जो आज महिलाओं के इतने के हक की बात कर रहे हैं, जो इतनी पैरवीकार कर रहे हैं, उनको भी कई बार सत्ता में आने का मौका मिला है। और कांग्रेस जो है देश में लंबे समय तक केंद्र की सरकार में रही है, उनकी मंशा देश की जनता जानती है, उनके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उन्होंने ओबीसी भी नहीं देखा है, एससी एसटी भी नहीं देखा है, और महिलाएं भी जानती हैं कि किस तरह का वक्तव्य और किस तरह की विचारधारा की राजनीति ये करते थे। ठीक कहा कि बाल कटी महिलाएं और महिलाएं अगर सदन में चली आई तो सीटी बजेगा, इस तरह का वक्तव्य किसने दिया था? आज उनकी प्रवक्ताएं बैठकर कैसे पैरवी कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार अपने नेताओं के गिरबान में जाके देखिए, इनकी मंशा क्या है। यहाँ निश्चित तौर पे सपा की प्रवक्ता, यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता, आपको एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगी, सुनिए पहले, ध्यान रखिए, ये सदन नहीं है, ये आपका परिवार नहीं है। ये जिस तरह समाजवादी